है जो ऐसा सोचता है। दुनिया भर के लोग इस महामारी से अब थक चुके हैं और हर कीमत पर पहले जैसा जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए लोग सारे नियम कायदे तोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति को अंग्रेजी में पैंडेमिक फटीग कहा जाता है, यानी एक महामारी से पैदा होने वाली मानसिक और शारीरिक थकान। इस पैंडेमिक फटीग का आपके शरीर और मन पर क्या असर पड़ता है, इससे आपकी इम्यूनिटी कैसे प्रभावित होती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ऐसी स्थिति में दुनिया का हर व्यक्ति एक ही चीज के पीछे भाग रहा है और वो है इम्यूनिटी। और दुनिया भर के बाजार इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं और हर कीमत पर आपको अलग अलग तरीके से इम्यूनिटी बेच रहे हैं। इस हफ्ते जी न्यूज पर पहली बार दुनिया ने वुहान की उस वायरोलॉजी लैब की तस्वीरें देखी जिसके बारे में कहा जाता है कि कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत यहीं से हुई थी। वुहान की इस लैब को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और आरोप लगते हैं कि यह वायरस इसी लैब में बनाया गया था। लेकिन अब चीन ने वुहान की इस लैब की तस्वीरें जारी करके दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि यह लैब पूरी तरह सुरक्षित है। इस लैब के डायरेक्टर ने यह दावा किया है कि यहां एक मच्छर तक बिना इजाजत के प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने इस लैब की तस्वीरें 6 महीने बाद जारी क्यों की। आज इसी सवाल को आधार बनाकर हम चीन के दावों की पड़ताल करेंगे और आखिर में विकास दुबे के एनकाउंटर की बात भी जरूर करेंगे। इस एनकाउंटर को लेकर देश 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं कि विकास दुबे जैसे अपराधियों का यही अंजाम होना चाहिए। इसलिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मिलने वाले न्याय और लोगों के आक्रोश से जन्म लेने वाले इंस्टेंट जस्टिस यानी तत्काल न्याय के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे कैसे उसी कानपुर में मारा गया जहां से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और भारत जैसे देश में लोग अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना ऐसे एनकाउंटर्स पर तालियां क्यों बजाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चीन के साथ सीमा विवाद पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार बयान दिया है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में विदेश मंत्री ने कहा कि संघर्ष टालने के लिए दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों को पीछे हटाने का फैसला किया। एस जयशंकर ने कहा कि सेनाओं के पीछे हटने की शुरुआत हो गई है और इस पर काम तेजी से चल रहा है। Agreed on the need to disengage because the troops on both sides are very close to it, deployed very close to each other. So there is a disengagement and a de-escalation sort of process which has been agreed upon. It has just commenced. It's very much work in progress. सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में LAC पर चीन के साथ गतिरोध जारी है। हॉट स्प्रिंग्स में चीन के सैनिक पीछे नहीं हटे हैं, जिसके जवाब में भारत ने भी हॉट स्प्रिंग्स में सैनिकों को तैनात कर दिया है। हॉट स्प्रिंग्स में दोनों देशों के 50-50 सैनिक मोर्चे पर हैं। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र को लद्दाख के मोर्चे पर तैनात किया है। रुद्र हेलीकॉप्टर लद्दाख में थोइस एयरबेस पर तैनात किए गए हैं, जहां से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास उन इलाकों में जाना आसान है जहां चीन ने टैंक और सैनिकों की तैनाती की है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले रुद्र हेलीकॉप्टर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में अमेरिका से लाए गए अपाची से ज्यादा कारगर है। रुद्र की 20 mm की मुख्य गन पायलट के हेलमेट से जुड़ी होती है, मतलब जिस तरफ पायलट की निगाहें जाएंगी उधर निशाना लगता जाएगा। योगी सरकार ने 2 जुलाई को कानपुर शूटआउट और गैंगस्टर विकास दुबे के संरक्षण के आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया है। SIT की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी करेंगे। SIT जांच करेगी कि विकास दुबे पर दर्ज सभी केस में क्या कार्रवाई हुई। विकास दुबे पर दर्ज सभी केस में जो कार्रवाई हुई, क्या वो सजा दिलाने के लिए काफी थी? विकास दुबे की जमानत रद्द कराने के लिए क्या कार्रवाई हुई? कितने पुलिस वालों से गैंगस्टर विकास दुबे की मिलीभगत थी? विकास पर गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और NSA लगाने में क्यों लापरवाही बरती गई? विकास दुबे गैंग के पास हथियारों की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं थी? जो पुलिस वाले विकास दुबे से संपर्क में रहे उनकी संपत्ति की भी ED और इनकम टैक्स जांच होगी। SIT प्रशासन को 20 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी पर राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा है कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर गहलोत ही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के सनसनी पैदा की गई
निगाह कहीं और थी और निशाना कहीं और था। लेकिन जिनको निशाना बनाना चाहते थे उनको निशाना बनाने में कामयाब नहीं हुए। तो फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ ला करके नई सनसनी पैदा करने की कवायद पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आरोप लगाया था कि बीजेपी मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का प्रयास हो रहा है। सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए। पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। कोई बहुत करीबी है तो कहेंगे कि आपको तो आपके लिए एक्स्ट्रा ध्यान रख लेंगे, इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा मदद कर देंगे। राजस्थान एसओजी ने गहलोत सरकार गिराने के आरोप में बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के मुताबिक गिरफ्तार बीजेपी नेताओं की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश हो रही है। दिल्ली सरकार ने सभी राज्य यूनिवर्सिटी की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार की सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया गया है कि वो पहले की परीक्षा सेमेस्टर रिकॉर्ड्स या दूसरे तरीकों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करे। दिल्ली की इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े दिल्ली सरकार के कॉलेजों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज में नहीं ली जाएगी। पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। कोरोना वायरस से जंग में आज दिल्ली से राहत वाली खबर आई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के नीचे पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में वायरस से संक्रमण के 1,781 नए केस आए, जबकि करीब 3,000 लोग इलाज से ठीक हुए, लेकिन 34 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 1,10,921 लोग संक्रमित हुए हैं। 3,334 लोगों की अब तक संक्रमण की वजह से मौत हुई है, लेकिन 87,692 मरीज इलाज से ठीक हो गए हैं। दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 79.5% हो गया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 8 लाख से ज्यादा हो गई है। पहली बार 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 27,114 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, 19,873 लोग इलाज से ठीक हुए, लेकिन 519 लोगों की जान चली गई। देश में इस वक्त 8,20,916 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ठीक होने वालों की संख्या 5,15,000 से ज्यादा है। करीब 2,83,000 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 22,123 लोगों की अब तक संक्रमण से मौत हो चुकी है। ठीक हुए मरीजों का रिकवरी रेट 62.78% पहुंच गया है। सीमा पार से पाकिस्तान भारत में बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। भारतीय सेना ने बताया कि एलओसी पार लॉन्चिंग पैड पर करीब 300 आतंकवादी बैठे हैं और घुसपैठ का मौका तलाश रहे हैं। नियंत्रण रेखा के पास नौगाम सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकियों से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई। आज हम शुरुआत आपसे एक सवाल के साथ करना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि क्या अब आप कोरोना वायरस से थक चुके हैं? क्योंकि आज हम उस थकान का विश्लेषण करेंगे जो जरूरत से ज्यादा काम की वजह से नहीं बल्कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई है। इस थकान को अंग्रेजी में पैंडेमिक फटीग और डिजास्टर फटीग भी कहा जाता है, यानी वो स्थिति जब किसी संकट का सामना करते करते आपका मन और शरीर दोनों पूरी तरह से थक जाते हैं, यानी आप बर्न आउट होने लगते हैं। बर्न आउट एक ऐसी स्थिति होती है जब आपके शरीर और मन में जरा भी ऊर्जा नहीं बचती, और इसी थकावट का नतीजा है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हटते ही लोग बड़ी संख्या में अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं और इन लोगों के मन में इस बात का जरा भी डर नहीं है कि उन्हें भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। कुछ तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कुछ दिन पहले पब्स और बार्स खोल दिए गए थे और लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बड़ी संख्या में इन पब्स में पहुंचे थे। ये लंदन की आप तस्वीरें देखिए। इसी तरह अमेरिका में भी कई बीचेस खोल दिए गए और लोग बड़ी संख्या में लॉकडाउन से पैदा हुई इस थकावट को मिटाने के लिए इन बीचेस पर जा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब अमेरिका कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका में ही हैं।
अमेरिका की तरह स्पेन में भी बड़ी संख्या में लोग बीच पर पहुंचकर कोविड-19 से पैदा हुई इस थकावट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन भी एक समय में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में रहा है और ऐसे ही संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर मौजूद ब्राजील में भी कई शहरों से लॉकडाउन हटा लिया गया है और लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। भारत कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के मामले में अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन भारत में भी अब लॉकडाउन हटा दिया गया है और लोग संक्रमण के खतरे से बेपरवाह होकर बाहर घूमने फिरने के लिए निकल रहे हैं और जीवन वैसा ही हो गया है जैसा पहले था। इसी तरह वियतनाम में भी पिछले महीने एक फुटबॉल लीग का आयोजन हुआ और इस दौरान स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में आए हैं और ये तस्वीर देखकर शायद आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोरोना वायरस के शुरू होने से पहले की तस्वीर हो, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग इस वायरस और इससे जुड़े नियमों से इतना थक क्यों गए हैं, इसे आप कनाडा के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कनाडा में इस समय कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है और वहां 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में वहां पर एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में पाया गया कि कोरोना वायरस से डरने वालों की संख्या 73% से घटकर अब 46% रह गई है। इसी तरह कुछ दिन पहले तक कनाडा के 56% लोग ये मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा मानने वालों की संख्या सिर्फ 36% रह गई है। कनाडा के 31% लोग मानते हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने उन्हें अब थका दिया है, जबकि 28% लोगों ने यह माना है कि वो एंजाइटी यानी घबराहट का शिकार हो रहे हैं। यानी कनाडा के 60% लोग या तो पैंडेमिक फटीग का शिकार हो चुके हैं या फिर इस महामारी ने उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाला है। हमारे शरीर में मौजूद एक हार्मोन स्ट्रेस यानी तनाव को मैनेज करने का काम करता है। इस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल। आमतौर पर शरीर में इस हार्मोन का स्तर सुबह के समय ज्यादा होता है और शाम होते होते इसका स्तर कम होने लगता है। लेकिन जब कोई संकट या महामारी लंबे समय तक ऐसे रहती है तो डर और आशंका की वजह से शरीर में यह हार्मोन अधिक मात्रा में बनने लगता है और 24 घंटे इसके स्तर में फिर कमी नहीं आती। इससे शरीर और मांसपेशियों में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी शारीरिक और मानसिक परेशानियां होने लगती हैं और लोग इससे बचने के लिए किसी भी कीमत पर घर से बाहर निकलना चाहते हैं, फिर भले ही सामने जानलेवा कोरोना वायरस ही क्यों ना खड़ा हो। इसके अलावा इसका असर आपके मन पर भी पड़ता है। लोगों की बात बात पर लोगों को गुस्सा आने लगता है। लोगों को भविष्य की चिंता जरूरत से ज्यादा सताने लगती है, क्योंकि भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है और इन सब बातों का असर आपके रिश्तों पर भी पड़ने लगता है और कई बार रिश्ते भी टूटने लगते हैं। इतना ही नहीं, शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन की मात्रा बढ़ने से इसका असर आपकी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी लगातार कम होने लगती है। और शायद यही वजह है कि इम्यूनिटी इस साल की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो है इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी किस दुकान में मिलती है, किस अस्पताल में मिलती है, किस डॉक्टर के पास है, किस व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति, हर आदमी उसी को ढूंढ रहा है। इम्यूनिटी हमेशा से हम सबके शरीर में ही मौजूद रहती है, ये हम सबके पास है, हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन इसे लेकर जितनी चर्चा कोविड-19 के इस दौर में हो रही है, उतनी चर्चा शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। स्वस्थ होने का ये जो कंपटीशन है, ये प्रतियोगिता जो है स्वस्थ होने की, इससे पहले ऐसी प्रतियोगिता शायद कभी नहीं देखी गई। अब हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, हेल्दी होना चाहता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाए। इम्यूनिटी को लेकर ही इस समय मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा विज्ञापन अभियान चल रहा है। इसलिए पूरी दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और डॉक्टर और बड़ी बड़ी दवा बनाने वाली कंपनियां इस समय इम्यूनिटी पर दांव खेल रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ 2 तरह की इम्यूनिटी काम कर रही है। पहली इम्यूनिटी वो है जो कोरोना वायरस के शिकार हुए व्यक्ति के शरीर में बन जाती है, जबकि दूसरी इम्यूनिटी वो है जिसे आप वायरस से संक्रमित हुए बिना हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि जो लोग ज्यादा स्वस्थ हैं
उनका शरीर इस वायरस से लड़ता है और इस वायरस को हरा देता है। इनमें वो दवाएं, जड़ी बूटियां, फल, सब्जियां, दूध, दही और खान पान की दूसरी सामग्री शामिल हैं जो आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। यानी इस तरह के वायरस से लड़ने में सक्षम पहला और आखिरी हथियार इम्यूनिटी है। अब ये इम्यूनिटी चाहे वैक्सीन और दवाओं से आए या फिर पौष्टिक खान पान से आए या अगर आपने अभी तक अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रखा है उससे भी आ सकती है। और यही वजह है कि इस समय बाजार में ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं और जड़ी बूटियों के साथ साथ ऐसे बिस्किट्स मिल रहे हैं, स्नैक्स मिल रहे हैं, नमक है, पानी है, दूध है, दही है, यहां तक कि मिठाइयां भी ऐसी उपलब्ध हैं जिनके बारे में उत्पादन करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां दावा करती हैं कि ये उत्पाद आपका इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि वो इन तमाम दावों पर नजर रख रही है और अगर ये दावे झूठे या भ्रामक निकले तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस पूरे पैंडेमिक का, इस पूरे संकट का फायदा असल में किसको हो रहा है? कुछ मुट्ठी भर कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें इसका फायदा हो रहा है, कुछ मुट्ठी भर ऐसे देश हैं जैसे चीन जिन्हें इसका फायदा हो रहा है। और ये सारी चीज इस थ्योरी को जन्म देती हैं कि कहीं ये सब कुछ लोगों ने, कुछ खास लोगों ने मिलकर तो नहीं किया, क्योंकि अब दुनिया की बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां इस कंपटीशन में आ गई हैं और ये जो खेल है ये बहुत बड़ा खेल है, इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है और शायद लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस इम्यूनिटी के लिए दुनिया भर के लोग कितनी मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर भी लॉकडाउन के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करने वाले प्रोडक्ट्स की मांग 20 से 40% तक बढ़ गई है और आने वाले समय में और बढ़ेगी। पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा लोग अब इन प्रोडक्ट्स के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, यानी ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है। इनमें सबसे आगे हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी, ये भारत की हम बात कर रहे हैं। जबकि विटामिन सी के बारे में भी लोग पहले से कहीं ज्यादा अब इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। यहां तक कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जो कंटेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है और जिसे सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है, वो सारी चीजें, वो सारा कंटेंट, वो सारे वीडियोस इम्यूनिटी से जुड़े हुए वीडियोस हैं, कंटेंट है। मार्केट रिसर्चर कंपनी नीलसन के मुताबिक एक सर्वे में 56% उपभोक्ताओं ने यह माना कि वो अब स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखेंगे। फिटनेस और मेडिकल इंश्योरेंस पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करेंगे। और आपने टेलीविजन पर ध्यान दिया हो, अगर आजकल जब आप टीवी खोलकर देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा विज्ञापन हेल्थ प्रोडक्ट्स और हेल्थ इंश्योरेंस के ही आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए एक नए तरह का बाजार अब आ गया है जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका जीवन बीमा है, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की चीजें आ गई हैं। आपके हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर्स हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ भारत की ही इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि इसमें चीन जैसे देश भी शामिल हैं। चीन की प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर आधारित कुछ दवाओं की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। कोविड-19 से लड़ने का दावा करने वाली एक दवा जो चीन में सिर्फ 250 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है, वो ब्रिटेन जैसे देश में जाकर 2500 रुपए में आजकल बिक रही है। यानी मेडिसिन से लेकर मसाले और जड़ी बूटियों तक से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। और कहा जाता है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स सबसे पहले आपके तनाव और थकावट को कम करते हैं और जैसे ही आप तनाव मुक्त होते हैं, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने लगती है। अब आप ये समझिए कि आप खुद को इस पैंडेमिक फटीग से, इस थकावट से कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए आप कुछ नए तरह के व्यायाम अपना सकते हैं। खासकर ऐसे व्यायाम करें जिनमें सजगता की जरूरत होती है, जैसे योग और ताई ची। इसके अलावा अगर आप साइकिलिंग या वॉक करते हैं तो भी अपने मन को एकाग्र रखने की कोशिश कीजिए और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप अपने खान पान में बदलाव करके और कुकिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर भी खुद को स्ट्रेस से, डिप्रेशन से और थकावट से बचा सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि आप पौष्टिक भोजन ही खाएं। इसके अलावा आप मेडिटेशन यानी ध्यान करते रहिए। खासकर प्राणायाम आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है ऐसे समय में। और आप याद करें कि कोविड-19 से पहले वो कौन से काम थे जिन्हें करने से आपको बहुत खुशी मिलती थी, आत्मसंतुष्टि मिलती थी। अगर आप इस संकट से पहले कुकिंग करते थे,
पढ़ते थे या फिर गार्डनिंग करने में रुचि रखते थे तो एक बार फिर से इन आदतों को अपनाएं। हाँ, जो लोग ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी नींद को लेकर बहुत सावधान रहें। इसके लिए एक टाइम टेबल सेट करना बहुत जरूरी है। चाहे आप घर से काम कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं, आपको एक निश्चित समय पर सोना चाहिए और तय समय पर उठना भी चाहिए। यानी जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। आप सब लोग इस समय कोरोना वायरस की वजह से मौत के साए में जी रहे हैं और इस वायरस ने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में करीब 5.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और इस वायरस ने आपके जीवन को भी कैसे बदल दिया है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। इसलिए आज हम आपको एक बड़ी खास जगह लेकर चलेंगे। हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जो जगह आपकी स्थिति के लिए जिम्मेदार है, जिस जगह को इस वायरस का जन्म स्थान माना जाता है। इस समय आपकी स्क्रीन पर चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वो तस्वीरें हैं जिसे चीन अब तक पूरी दुनिया से छिपाता आया है। वुहान से कोविड-19 फैलने की शुरुआत हुई थी और यहीं पर चीन की सबसे बड़ी वायरोलॉजी लैब का होना अब तक कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दे चुका है। इसमें पहली थ्योरी यह है कि चीन ने इस वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में तैयार किया था। यानी जैविक हथियार, एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। दूसरी थ्योरी यह है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस वायरस पर रिसर्च हो रहा था और इसी दौरान किसी दुर्घटना की वजह से यह वायरस लीक हो गया और पूरे वुहान में फैला और फिर वहां से पूरी दुनिया में फैल गया। और तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह है कि वुहान की इसी लैब में कुछ जानवरों पर नोवेल कोरोना वायरस के असर की जांच हो रही थी और कुछ शोधकर्ताओं ने इन्हीं जानवरों को चुपचाप वुहान की एक वेट मार्केट में बेच दिया और फिर वहां से यह वायरस फैलता चला गया। सच क्या है यह कोई नहीं जानता और हमें लगता है कि कभी कोई जान भी नहीं पाएगा क्योंकि यह सब कुछ चीन में हो रहा था। लेकिन इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में करीब 5.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में आप चाहे किसी देश में रहते हैं, जीवन रुक चुका है, देश के देश बर्बाद हो चुके हैं। हम आपको वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। चीन ये दावा करता है कि चीन की सबसे ज्यादा सुरक्षित लैब है ये और इसे P4 का दर्जा दिया गया है। यहाँ P का अर्थ है पैथोजन। पैथोजन अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे इसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सामूहिक नाम है जो बीमारियां फैलाने में सक्षम होते हैं। और इसके आगे लगने वाला 4 यानी P4 ये बताता है कि यहां सबसे खतरनाक स्तर के वायरस मौजूद हैं। अगर वायरस की जांच करने वाली किसी लैब के साथ P1 लिखा है तो इसका अर्थ है कि वहां खतरा कम है और जैसे जैसे P के साथ 2, 3 या 4 लगता चला जाता है, खतरा भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसके लिए इन लैब्स में जो सुरक्षा दी जाती है उसे भी 4 स्तरों में बांटा गया है। इसे बायोसेफ्टी लेवल का BSL कहते हैं। इसमें भी इसके आगे 4 लिखा होता है। जहां 4 लिखा है वहां की सुरक्षा और मानक सबसे उच्च स्तर के होते हैं, यानी जो 4 है वो सबसे उच्च स्तर का होता है। पूरी दुनिया में इस समय करीब 50 BSL 4 लैब्स हैं, जिनमें से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक है। चीन ने अब इस लैब के अंदर की कुछ तस्वीरें जारी करके दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि यह लैब बिल्कुल सुरक्षित है और इस पर लग रहे आरोप बिल्कुल निराधार हैं। इस लैब के डायरेक्टर का दावा है कि बिना इजाजत के यहां मच्छर तक नहीं घुस सकता। लेकिन सच यह है कि इस लैब की सुरक्षा हमेशा से संदेह के घेरे में रही है। अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ लगे कुछ दस्तावेजों में यह दावा किया गया था कि इस लैब की सुरक्षा के मानक ठीक नहीं थे। ये लैब सुरक्षा के मानकों पर खरी नहीं उतरती। ये जानकारी बीजिंग में मौजूद एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने अपने देश में भेजी एक रिपोर्ट में कही थी और जिसमें बताया गया था कि वुहान की इस लैब में काम करने लायक ट्रेंड वैज्ञानिकों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। यानी ये लैब सुरक्षा के मानकों पर भी खरी नहीं उतरती और यहां काम करने वाले वैज्ञानिक भी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। इतना ही नहीं, चीन के कुछ सरकारी अधिकारियों ने भी इस लैब का सर्वे किया था और पाया था कि लैब में 5 तरह की अलग अलग कमियां मिली थी।
चीन की मीडिया में ही छपी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लैब में एक चमगादड़ ने एक वैज्ञानिक पर हमला कर दिया था और चमगादड़ का खून उस वैज्ञानिक के शरीर पर लग गया था। इसके अलावा शोध के दौरान चमगादड़ों को हैंडल न कर पाने और चमगादड़ों के शरीर से निकला फ्लूइड यानी तरल पदार्थ भी कई बार वैज्ञानिकों के ऊपर गिर जाता है और ऐसी घटनाएं भी इस लैब में होती रही है। यह हाल तब है जब कोविड-19 समेत कई खतरनाक बीमारियों के लिए चमगादड़ों को ही जिम्मेदार माना जाता है। अब आप ये सोचिए कि जिस चीन के वैज्ञानिक अपनी सबसे सुरक्षित लैब में चमगादड़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, उन पर वायरस कंट्रोल करने को लेकर कितना भरोसा दुनिया कर सकती है। लेकिन फिर भी चीन अपनी एकमात्र BSL-4 लैब यानी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को लेकर बड़े दावे कर रहा है और कह रहा है कि दुनिया उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। नई तस्वीरें जारी करते हुए चीन के मीडिया ने यह दिखाने की कोशिश की है कि चीन पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और कोविड-19 के पीछे वुहान की इस लैब का कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो चीन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताता, उनके नाम नहीं बताता, जो चीन वायरस से संक्रमित और मारे गए लोगों की सही संख्या को लेकर लगातार झूठ बोलता है, इस कोविड-19 के सारे सबूत दुनिया से छुपाता है, उस चीन की बात पर कोई भी कैसे यकीन कर सकता है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर अब देश
दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, इसे फर्जी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि विकास दुबे जैसे खतरनाक अपराधियों का यही अंजाम होना चाहिए। और इस तरह के लोग आज देश में बहुत खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं इस एनकाउंटर पर। इसलिए आज आपको यह समझना चाहिए कि हमारे देश के लोग एनकाउंटर से इतना खुश क्यों होते हैं, एनकाउंटर पर हमारे यहां इतनी तालियां क्यों बजती हैं और इसे सही क्यों ठहराया जाता है। असल में कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि एनकाउंटर के जरिए मिलने वाला इंस्टेंट जस्टिस यानी तत्काल न्याय ही एकमात्र उपाय लगने लगता है, और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने अपने देश में ये सारे नियम कायदे किसके लिए बनाए थे और क्या ये नियम कायदे अपने मकसद में कामयाब हो पाए हैं। विकास दुबे को अपने एनकाउंटर का पहले से ही डर था, इसलिए उसने कैमरों के सामने सोच समझकर एक तरह से उज्जैन में मंदिर में सरेंडर किया था। शायद उसे उम्मीद थी कि वो ऐसा करके एनकाउंटर से बच जाएगा, क्योंकि जब मीडिया के कैमरों के सामने वो एनकाउंटर जब वो सरेंडर कर रहा है तो उसे ये लगा होगा कि पुलिस पर दबाव पड़ जाएगा और अब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन अपनी कहानी का जो क्लाइमेक्स विकास दुबे लिखने के बारे में सोच रहा था, वो क्लाइमेक्स उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने बदल दिया। बहुत सारे लोगों को यह यकीन नहीं था कि सरेंडर करने के बाद अब विकास दुबे का एनकाउंटर होगा। लोग सोच रहे थे कि अब तो इसकी जान बच गई, क्योंकि उसे उज्जैन से कानपुर ले जा रही एसटीएफ की टीम पर लगातार मीडिया की नजर थी। लगातार लाइव टेलीकास्ट हर न्यूज चैनल पर चल रहा था, पूरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, उसके बारे में पल पल की खबरें लगातार बाहर आ रही थी। मीडिया की गाड़ियां रात भर पुलिस की गाड़ियों का लगातार पीछा कर रही थी, बता रही थी कौन सी गाड़ी में विकास दुबे को रखा गया है, अब वो गाड़ी कहां पहुंची है, यानी पल पल की अपडेट्स देश के तमाम लोगों को मिल रही थी। लेकिन विकास दुबे का अंत करने के लिए यूपी एसटीएफ को 15 मिनट का समय लगा। इन 15 मिनटों में किसी को नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या। खबर आई कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वो एक हादसे की वजह से अचानक पलट गई, और इसी हादसे में विकास दुबे को भागने का मौका मिल गया। उसने पुलिसकर्मियों से उनकी गन छीन ली और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को मार गिराया। ये पुलिस का वर्जन है, ये पुलिस की कहानी है जो पुलिस ने हमें बताई है। बहुत सारे लोगों को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा, और ये कहानी आपने वैसे बहुत बार सुनी भी होगी। एनकाउंटर की पुलिस की स्टोरी को, पुलिस की थ्योरी को पूर्व लिखित पटकथा बता रहे हैं, और इस एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये तो फर्जी एनकाउंटर है, पुलिस ने जानबूझकर विकास दुबे को मार डाला। ये वही लोग हैं जो कल तक ये कह रहे थे कि विकास दुबे को बचाया जा रहा है। अब जब उसका एनकाउंटर हो गया तो यही लोग कह रहे हैं कि उसे मार क्यों दिया। पहले दिन ये पूछा कि इसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ अभी तक, दूसरे दिन ये पूछा कि ये भाग गया, ये पकड़ा क्यों नहीं गया। जब पकड़ा गया तो पूछा कि ये सरेंडर है, पुलिस ने पकड़ा नहीं है, और जब एनकाउंटर में मार दिया तो अब कह रहे हैं कि मार क्यों दिया। कई लोगों को लगता है कि एनकाउंटर एक गलत प्रक्रिया और गलत परंपरा है, लेकिन कई लोग हमारे देश में अब इसे सही मानते हैं। हमें इस बात को भी आज समझना होगा कि आखिर हमारे देश में लोग एनकाउंटर का समर्थन क्यों करते हैं। आपको पिछले साल की कुछ तस्वीरें याद दिलाना चाहते हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां पुलिस ने गैंगरेप और मर्डर के कुछ आरोपियों का ऐसे ही एनकाउंटर कर दिया था, और इसके बाद लोगों ने पुलिस के लिए तालियां बजाई, लोगों ने जश्न मनाया और पुलिस वालों पर इस तरह से फूल बरसाए थे, क्योंकि पुलिस वालों ने एक लड़की का गैंगरेप करने वाले कुछ लोगों को और उस लड़की को बाद में जलाकर मार देने वाले लोगों को एनकाउंटर में मार दिया था। एनकाउंटर के ऐसे मामलों में हमेशा बहस होती है, और वो ये होती है कि ऑन द स्पॉट फैसला करके सही किया गया है या गलत। फैसला कैसे होना चाहिए? ऑन द स्पॉट होना चाहिए, जैसे विकास के मामले में हुआ, जैसे हैदराबाद में हुआ, या फिर कानून के हिसाब से होना चाहिए जिसमें 10 साल, 20 साल, 30 साल भी लग सकते हैं, और तब भी कोई गारंटी नहीं कि न्याय मिल ही जाए। इस बहस में निष्कर्ष निकाला जाता है कि सड़क पर एनकाउंटर के जरिए मिलने वाला न्याय हमारे लोकतंत्र के लिए आदर्श न्याय नहीं हो सकता। लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि ऐसे एनकाउंटर से अपराधियों में एक खौफ पैदा होता है,
और वो ये होता है कि उनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। कभी ना कभी उनके जीवन में ऐसा दिन जरूर आएगा जब वो ऐसे ही मार दिए जाएंगे और लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा पैदा होता है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि अपराधियों के अंदर ये खौफ बिना एनकाउंटर के क्या नहीं आ सकता? अपराधी डरते क्यों नहीं? अपराधी कानून से क्यों नहीं डरते? अपराधी पुलिस से क्यों नहीं डरते? और अपराधियों को डराने के लिए क्या एनकाउंटर करने की ही जरूरत है तभी डरेंगे? अपराधी न्यायालय से क्यों नहीं डरते? न्यायालय से मिलने वाली सजा से अपराधी डरते क्यों नहीं? और अगर आम जनता अपराधियों से निपटने के लिए एनकाउंटर को ही आदर्श मानने लगी है तो फिर यह सवाल हमारे सिस्टम के लिए और भी खतरनाक है कि क्यों लोगों के अंदर ऐसी सोच आ रही है, और अगर लोगों में ऐसी सोच आ रही है तो फिर इस संविधान का क्या होगा? हमारी सीपीसी का क्या होगा? सीआरपीसी का क्या होगा? न्यायालयों का क्या होगा? न्याय देने का काम किसका है? हमें इस पर भी आज ध्यान देना होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं और क्या उन कमियों की वजह से ही हमारे अपराधी न तो पुलिस से डरते हैं न अदालत से डरते हैं। अगर विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं होता और वो जेल चला जाता तो इसमें दो बातें होती, या तो वो जेल से अपने अपराध का साम्राज्य चलाता या फिर वो पहले की तरह ही कुछ दिनों के बाद जमानत पर जेल से वापस बाहर आ जाता और फिर दोबारा ऐसे ही लोगों की हत्या करता। यह संभव था कि वो अपना केस लड़ने के लिए बड़े बड़े वकीलों को रखता क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। देश के बेहतरीन वकीलों की टीम उसके लिए काम करती। और जानते हैं ये वकील क्या कहते? सबसे पहले ये सारे वकील अदालत में ये साबित कर देते कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले दिन, उस रात को विकास दुबे हत्या वाली रात को घटना स्थल पर मौजूद था ही नहीं, वो तो कहीं और था। और अदालत में यह साबित हो जाता कि विकास दुबे ने किसी को नहीं मारा। क्या आप ये चाहते थे? अगर विकास दुबे इस बार भी बच जाता तो बहुत मुमकिन था कि वो शायद एक दिन बड़ा नेता भी बन जाता, क्योंकि हमारे देश में यह परंपरा है कि अपराधी कुछ दिन जेल में रहते हैं, फिर जेल से वो नेताओं के करीब हो जाते हैं और फिर जेल में बैठे बैठे या बाहर आकर भी कई बार चुनाव लड़ते हैं। कुछ वर्षों में वो अपने इलाके का शायद विधायक बन जाता और शायद किसी सरकार में मंत्री भी बन जाता। कुछ भी हो सकता था। अब इस देश के लोगों को यह सोचना है और इस देश में शासन चलाने वाले लोगों को यह सोचना है कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। पहले वाला रास्ता जो लोकतांत्रिक रास्ता है, या दूसरा रास्ता जो इंस्टेंट जस्टिस वाला रास्ता है जिसे यूपी पुलिस ने अपनाया। इस एनकाउंटर पर हमारे देश के कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों ने यह मान लिया है पहले से ही, बिना किसी इंक्वायरी के मान लिया गया है कि यह एनकाउंटर फेक है, यह एनकाउंटर फर्जी है। लेकिन इन लोगों को शायद यह नहीं पता कि जब हत्या जैसे अपराध का कोई आरोपी पुलिस का हथियार छीनकर भागता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होती है। और सीआरपीसी की धारा 46(2) और 46(3) के तहत पुलिस की गिरफ्त से भागने वाले ऐसे खूंखार अपराधियों पर आत्मरक्षा में गोली चलाने का प्रावधान है। यह पूरी तरीके से कानूनी है, फिर चाहे इस कोशिश में अपराधी की जान ही क्यों न चली जाए। इतना ही नहीं, जो अपराधी ये जानते हैं कि उन्हें अदालत से सजाए मौत मिलना तय है, वो पुलिस की गिरफ्त से भागने की हर संभव कोशिश करते हैं और इसके लिए वो किसी की जान भी ले सकते हैं। विकास दुबे कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। एक गैंगस्टर के रूप में उसका करियर 30 वर्षों का था और इस दौरान उस पर करीब 60 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें हत्या के 5 मुकदमे थे। विकास दुबे जब पहली बार इतनी चर्चा में आया तब उसने वर्ष 2001 में कानपुर के शिवली पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी के ही एक बड़े नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। सोचिए, थाने में घुसकर हत्या की थी। बीजेपी के इस नेता का नाम था संतोष शुक्ला, जिन्हें उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। इस हत्याकांड के कुछ महीनों के बाद विकास दुबे ने एक स्थानीय अदालत में मर्डर कर दिया और कहा जाता है कि जिस समय विकास दुबे सरेंडर कर रहा था तब उसके साथ कई स्थानीय नेता भी मौजूद थे और कुल मिलाकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि पुलिस विकास दुबे को नहीं पकड़ पाई, उसने खुद सरेंडर किया है। ठीक वैसे ही जैसे कल उज्जैन में विकास दुबे ने यह साबित करने की कोशिश की कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती, उसने खुद आत्मसमर्पण किया है। उस समय भी विकास दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसके एनकाउंटर की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन सरेंडर के बाद जब पुलिस विकास को लेकर थाने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पूरे थाने को घेर लिया, क्योंकि लोगों को डर था कि पुलिस कहीं विकास दुबे का एनकाउंटर ना कर दे। लेकिन संतोष शुक्ला हत्याकांड में
4 साल जेल में रहने के बाद इस हत्यारे को रिहा कर दिया गया। और इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी वजह यह थी कि जो 25 पुलिस वाले इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह थे, वो एक एक करके मुकरते चले गए। और यहां तक कि एक ऐसा समय आया जब किसी मामले का जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद अपनी ही जांच से पलट गया। यानी इस मामले का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो अपनी जांच से पलट गया। इतना ही नहीं, संतोष शुक्ला के गनर, उनका पर्सनल स्टाफ और संतोष शुक्ला के साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों ने भी विकास दुबे के पक्ष में अपनी गवाही दी थी। उस समय हमारे देश के सारे बुद्धिजीवी कहां गए थे? इस हत्याकांड के 4 साल बाद जब विकास दुबे को रिहा किया गया अदालत से, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। कहा जाता है कि संतोष शुक्ला हत्याकांड के बाद ही विकास दुबे नेताओं की नजरों में चढ़ गया था और उसे भरपूर राजनीतिक संरक्षण दिया जाने लगा और नेता उससे पूरा काम लेने लगे। विकास दुबे को राजनेताओं का संरक्षण इस कदर हासिल था कि वो खुद एक दिन बड़ा नेता बनना चाहता था। यह ख्वाहिश उसके मन में भी थी। और कहा जाता है कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता भी मिल गई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी अब इससे इनकार कर रही है। इसके अलावा 2002 में ही विकास दुबे ने कानपुर के एक स्थानीय नेता लल्लन वाजपेयी पर जानलेवा हमला किया था। वर्ष 2000 में एक स्कूल प्रिंसिपल की हत्या में भी विकास दुबे का नाम आया था और उससे पहले वर्ष 1992 में भी एक युवक की हत्या के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन इस दौरान 10 से 12 बार जेल जाने के बावजूद वो कभी सबूतों के अभाव में छूट जाता था या फिर उसे आसानी से बेल मिल जाती थी या फिर पुलिस उसके खिलाफ मजबूत केस बना ही नहीं पाती थी। अब जो लोग विकास दुबे के एनकाउंटर पर शोर मचा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर विकास दुबे जेल चला जाता तो उसके लिए जेल से बाहर आना या जमानत ले लेना कौन सा मुश्किल काम था। और शायद आने वाले कई वर्षों तक पूरा सिस्टम मिलकर भी विकास दुबे को गुनहगार साबित कभी नहीं कर पाता। जो लोग ये कहते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसके पास नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों के बड़े बड़े राज थे, ऐसे लोगों को यह भी बताना चाहिए आज कि आखिर जिन बड़े बड़े अपराधियों का अब तक एनकाउंटर नहीं हुआ है, उन्होंने हमारे देश में कौन कौन से बड़े राज बता दिए। राज बताने की बात तो बहुत दूर है, ये अपराधी अब विधायक और सांसद बन चुके हैं। और अगर विकास दुबे जिंदा रह जाता तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका भी एक बड़ा उज्जवल भविष्य होता और हो सकता है भविष्य में वो भी एक नेता बन जाता। कुछ उदाहरण आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों का नाम आप सब जानते होंगे। मुख्तार अंसारी 15 साल से जेल में है। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, अवैध वसूली के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन वो फिर भी लगातार चुनाव जीतता रहा और वो इस वक्त मऊ विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी का विधायक है। उसने पुलिस को, प्रशासन को, अदालत को किस किस के नाम बता दिए। इसी तरह एक और नाम है अतीक अहमद का, जिसके खिलाफ करीब 42 मामले, गंभीर मामले दर्ज हैं। यह भी फिलहाल जेल में है। लेकिन अतीक अहमद भी कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका है, विधायक बन चुका है और अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर उसी फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी चुना गया था, जिस सीट से किसी जमाने में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इसके अलावा हरिशंकर तिवारी, विजय मिश्रा, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ऐसे कई नाम हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में बाहुबली कहा जाता है। और इनमें से ज्यादातर लोग पिछले 30 वर्षों में या तो खुद नेता बन चुके हैं या फिर इनके परिवार के लोग नेता बन चुके हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है कि सिस्टम को यह पता होता है कि किसी अपराधी के कौन से नेता और कौन से अधिकारियों से संबंध हैं। ये हमारा प्रशासन, सिस्टम सब जानता है। इसके लिए किसी से कोई राज उगलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए उस इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है जिसके जरिए ऐसी सांठगांठ का सफाया किया जा सके। जब इस अपराधी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था 1990 में, उस समय उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। 1990 से लेकर वर्ष 2020 तक उत्तर प्रदेश पर करीब 12 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया। किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी। इन मुख्यमंत्रियों में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव से लेकर बीजेपी के कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह शामिल थे। इसके अलावा बीएसपी के अध्यक्ष मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही।
मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब योगी आदित्यनाथ ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, 11 मुख्यमंत्री और करीब 10 सरकारें बदल जाने के बाद भी विकास दुबे अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। उसकी दुकान चलती रही, बल्कि इस दौरान उसका साम्राज्य लगातार बड़ा होता गया और वो एक लुटेरे से, छोटे मोटे लुटेरे से एक हत्यारा बना और फिर हत्यारे से एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। यानी उसकी प्रमोशन लगातार होती रही। इस दौरान इस सिस्टम में ये विकास सबके साथ था और इसने सबका विकास किया। लेकिन 2020 में विकास के पापों का घड़ा भर गया और उत्तर प्रदेश की जो नई सरकार अपराधियों का सफाया करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, उसने विकास दुबे को कोई डिस्काउंट नहीं दिया।
और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1921 में आज ही के दिन सोवियत संघ की मदद से मंगोलिया को चीन से आजादी मिली थी। इसके बाद वर्ष 1924 से 1992 तक मंगोलिया मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक के तौर पर सोवियत संघ का एक सैटेलाइट स्टेट बना रहा। सैटेलाइट स्टेट वो क्षेत्र होता है जो दुनिया की नजर में स्वतंत्र होता है, लेकिन इसके बाद भी उस पर किसी दूसरे देश का जरूरत से ज्यादा प्रभाव बना रहता है। मंगोलिया पर भी सोवियत संघ का दबाव और प्रभाव ऐसे ही बना रहा, लेकिन 1992 में मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक से पीपल्स रिपब्लिक शब्द को हटा दिया गया और वहां एक नया संविधान लागू किया गया। वर्ष 1893 में आज ही के दिन जापान के मशहूर व्यवसायी मिकीमोटो कोकिची ने पहली बार मोती को लैब में तैयार किया था। मिकीमोटो नामक कंपनी की स्थापना करते हुए उन्होंने पर्ल इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। उस दौर में मोती को मनुष्य द्वारा तैयार कर पाना असंभव माना जाता था और खास बात यह है कि 2002 से 2007 के बीच मिस यूनिवर्स के ताज के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया फिनिक्स मिकीमोटो क्राउन भी मिकीमोटो के आविष्कारों में से ही एक है। वर्ष 1979 में आज ही के दिन अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काईलैब हिंद महासागर के ऊपर आसमान में ध्वस्त हो गया था। स्काईलैब अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन था जिसने वर्ष 1973 से 1979 के बीच पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए सूर्य और पृथ्वी से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी थी। वर्ष 2006 में आज ही के दिन मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों में 189 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। विस्फोटकों का प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेशर कुकर में रखकर इस्तेमाल किया गया था। सभी 7 धमाके सिर्फ 11 मिनट के अंतराल में हुए थे। और हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमेडी से कई फिल्मों को यादगार बनाने वाली मशहूर अभिनेत्री टुनटुन का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1923 में हुआ था। टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री भी माना जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखिए। नमस्कार।